हम लोग आगे चलने से पहले आगे ना कुछ कंसेप्ट्स आएँगे कि गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या होगा, मसल स्पिंडल क्या है, कौन से फाइबर से सेंसेशन जाती है, कौन से आती है। तो एक बार इस चीज़ को समझ लें, तो हमारे काफ़ी एमसीक्यूज़ कवर हो जाएँगे। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप ये देखें कि अच्छा आप ये देखें कि ये एक मसल है, कोई भी मसल है, बाइसेप्स है, उसमें टेंडन होता है, मसल होता है, हमें पता है। मसल के अंदर होते हैं 2 तरह के फाइबर्स, एक्स्ट्रा फ्यूज़ल फाइबर्स और इंट्रा फ्यूज़ल फाइबर्स। जो एक्स्ट्रा फ्यूज़ल फाइबर्स हैं, ये जो बाहर वाले जो ये एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, और जो इंट्रा फ्यूज़ल फाइबर्स है, जो डीप डाउन अंदर पड़े होते हैं ना, ये सेंसरी रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं और इनको हम कहते हैं मसल स्पिंडल। सही है? इनको क्या कहते हैं? मसल स्पिंडल। इनको इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स भी कहते हैं और इनमें 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। न्यूक्लियर बैग फाइबर्स वो होते हैं कि इनमें ना इस दरमियान में न्यूक्लियाई का एक बैग सा ऐसे इकट्ठे होते हैं न्यूक्लियाई दरमियान में करके, और न्यूक्लियर चेन में चेन बनी होती है न्यूक्लियाई की, तो इस वजह से इनके नाम है। ये बात वैसे पूछी नहीं है उन्होंने, लेकिन आपको फ़ायदा देगी। आगे सुने अब। अब होता ये है कि जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स हैं, जो ये टेंडन में पड़े हैं, ये क्या करते हैं, ये सेंसेशंस स्ट्रेच की सेंसेशंस लेके जाते हैं। किस किसके थ्रू? टाइप 1 बी सेंसरी फाइबर्स के थ्रू। सही है। टाइप 1 बी सेंसरी फाइबर्स क्या हैं? ये टाइप्स हैं सेंसरी जो फाइबर्स है ना हमारे, उनमें टाइप 1 ए, टाइप 1 बी, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कितने तेज उनमें से नर्व इम्पल्स गुजर सकती है ना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखें कि टाइप 1 ए फाइबर्स जो हैं वो मसल स्पिंडल से लेके जाएंगे इन्फॉर्मेशन को, और जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन से लेके जाएगा वो है टाइप 1 बी सेंसरी फाइबर्स। इजी यहाँ तक। अब जो ये तो है ना जो स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे। हम ना रिफ्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है रिफ्लेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क बनती है, तो अब वही बना रहे हैं। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, वहां से ना फिर वो किसको स्टिमुलेट करेंगे? अल्फा और गैमा मोटर फाइबर्स को। अल्फा और गैमा, अल्फा इफरेंट मोटर फाइबर और गैमा इफरेंट मोटर फाइबर। सही है। ये आकर जो अल्फा इफरेंट मोटर फाइबर होते हैं ना, ये आके जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, और जो गैमा इफरेंट मोटर फाइबर हैं, जो इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं ना, उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। यहाँ तक मैंने बेसिक सा बताया, अब हम इसको समझते हैं। अब होता ये है, 2 तरह के रिफ्लेक्स है, एक है स्ट्रेच रिफ्लेक्स, एक है रिवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब होता क्या है, अब मैंने बुक्स पकड़ी हुई हैं, और आप ना कोई बंदा एक-एक करके मुझे बुक पकड़ाते जा रहा है मज़ीद। तो मैंने जब बुक्स उठाई हुई है ना, उनकी उनकी जब वो बुक मेरे ऊपर मज़ीद एक बुक रखता है, तो एक स्ट्रेच पड़ता है मेरे मसल्स पे। तो जो स्ट्रेच है ना, वो स्ट्रेच डिटेक्ट करते हैं ये फाइबर्स, मसल स्पिंडल। वो जो स्ट्रेच है ना, वो मसल स्पिंडल डिटेक्ट करता है, वो जो खिंचाव पड़ा है मसल पे, और उसके नतीजे में ये एक इम्पल्स भेजता है वाया टाइप 1 ए सेंसरी फाइबर्स, जो कि फिर अल्फा और गैमा इफरेंट मोटर फाइबर्स के थ्रू कंट्रैक्शन करवाती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना स्ट्रेच पड़ा, मसल ने मज़ीद कंट्रैक्ट किया, तो मैं मज़ीद मेरी पावर में होल्ड करने की मेरी पावर बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं होता कि जब भी आप बुक रखते हो तो मैं एक दफ़ा हिल जाता हूँ। वो चीज़ नहीं होती, वो इंस्टेंटली जो रिफ्लेक्स है ना, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, कि जैसे ही आपने बुक रखी, जैसे स्ट्रेच पड़ा, फ़ौरन एक रिफ्लेक्स के थ्रू मेरी मसल ने और कंट्रैक्ट कर लिया, और लोड उठाने की कंडीशन में आ गया। मेरे हाथ वहाँ से हिल रहे, ऐसा नहीं हो रहा मैं नीचे जाते जा रहा हूँ। तो ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स की वजह से हो रहे हैं। अब ये होता जाएगा, और ये जो सारा स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है ना, उस स्ट्रेच के को डिटेक्ट कर रहा है अपने पास ये हमारा मसल स्पिंडल, और ये सारा एक रिफ्लेक्स आर्क होती है। ये मोनोसिनेप्टिक होती है। मोनोसिनेप्टिक ये होती है कि बस स्पाइनल कॉर्ड में गया और जाके उसने नेक्स्ट न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया, जिसने आके काम करवा दिया। बीच में कोई इंटर न्यूरॉन्स नहीं थे, एक ही सिनेप्स था। और इसमें इसका और क्या फ़ायदा होता है कि मुझे कोई बंदा अगर पुश करता है, तो वो जो पुश की वज़ह से मेरे मसल में स्ट्रेच पड़ेगा, या फिर बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जो हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, हम लोग अपना नी रिफ्लेक्स चेक करते हैं, हम लोग ब्रेकियोडियलिस का चेक करते हैं, बाइसेप्स का करते हैं, ट्राइसेप्स का करते हैं, तो कोई भी रिफ्लेक्स चेक करोगे ना, तो उसमें सेम मैकेनिज़्म है। आप ना जब रिफ्लेक्स में हैमर मारते हो, आप स्ट्रेच करते हो उस मसल को, एज़ अ रिज़ल्ट वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये पाथवे इन्वॉल्व होता है, ईज़ी पीज़ी। आगे देखते हैं। अब इसमें ये सीन है कि जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है, ये क्या करते हैं? ये जो
जो जो स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है ना, जो लेंथ में इजाफा होता जा रहा है, जो टेंशन बढ़ती जा रही है मेरे मसल्स के अंदर, जो मैंने बुक्स को उठाया हुआ है, वो टेंशन को ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन भी डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहा। ये करता रहेगा डिटेक्ट। लेंथ ज़्यादा होती जा रही है, स्ट्रेच बढ़ता जा रहा है, आप लोग बुक्स रखते जा रहे हो, मैं होल्ड किया हुआ है। एक स्टेज आएगी जब इतना लाइक मेरी मसल पावर खत्म हो चुकी होगी और मेरे फुल एक्सटेंड हो चुके हैं, और अब मजीद में ये मसल्स फट जाएंगे लाइक, ठीक है। तो उस जब इतना टेंशन आ जाएगा ना कि जब खास हद से ज़्यादा लेंथ ज़्यादा हो चुकी होगी, टेंशन स्ट्रेच जो है मसल में ज़्यादा इतना ज़्यादा हो चुका होगा, उस टाइम ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन ये एक्टिव होगा और ये अपनी इम्पल्स भेज के इनहिबिट करेगा और रिलैक्स करवा देगा मेरे मसल को, कि बजाय ये फट जाए बेहतर है कि बुक्स गिर जाए। सही है। तो लाइक जिम में भी ये चीज़ आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा के बाद एक टाइम आता है कि लाइक वो गिर जाती है हाथ से, तो ये वही कंडीशन है। सही है। अब इसमें ये मज़ीद हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक बात समझ आ गई हमें? मैं हाँ, आपको एक बात बता रहा था, ये न्यूक्लियर बैग फाइबर्स के हैं। अब जो ये स्ट्रेच पढ़ते हैं ना, इसको ये 2 तरह के फाइबर्स क्यों रख दिए? लाइक सिंपल एक ही होते तो बात तो वही थी। नहीं, जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स है ना, ये जो स्टैटिक स्ट्रेच पड़ रहा होगा ना, लाइक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच पड़ रहा है मेरे मसल्स पे, वो डिटेक्ट कर रहा है। और जो चेंज आता है, जो अचानक से स्ट्रेच पड़ता है, डायनामिक जो है, उसको न्यूक्लियर बैग फाइबर करते हैं। तो आगे कई एमसीक्यूज आएंगे, उनमें वो पूछते हैं कि लाइक जो ये जो नी रिफ्लेक्स है, इसमें कौन से फाइबर्स एक्टिव होते हैं? तो वो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं। सही है, क्योंकि ये डायनेमिक है ना, अचानक से आपने स्ट्रेच दिया और अचानक से वो मसल फिट, तो वो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स हैं। तो ये 2-3 दफा एमसीक्यू आते हैं। आई गेस। अच्छा, अब एक और बात ये है कि अल्फा और गामा 2 डिफरेंट मोटर न्यूरॉन्स क्यों हैं? ये भी तो एक सवाल है ना, कि लाइक ये जाते एक, तो उसकी वजह ये मैं वजह पहले बता दूं। दोनों, क्योंकि अल्फा ने आके स्टिमुलेट करना है एक्स्ट्रा फ्यूजल को और गामा ने आके करना है इंट्रा फ्यूजल फ्यूजल को। इन दोनों का एट अ टाइम स्टिमुलेट होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? लाइक यार, आपने बुक्स रखी और मैं स्ट्रेच पढ़ा, सही है, तो मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। सपोज अगर एक्स्ट्रा फ्यूजल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए अल्फा इफेक्ट की वजह से और गामा इफेक्ट की वजह ना आए, और इंट्रा फ्यूजल्स स्ट्रेच ना हो, तो क्या होगा कि जो इंट्रा फ्यूजल्स होंगे ना, वो तो कर जाएंगे रिलैक्स, वो तो रिलैक्स हो जाएंगे, उन पे तो टेंशन कम पड़ जाएगी। समझ आ रही है बात की? लाइक एक्स्ट्रा फ्यूजल हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, तो इंट्रा फ्यूजल थे वो तो ढीले हो जाएंगे बीच में, वो उनकी सेंसिटिविटी लॉस हो जाएगी, अब वो स्ट्रेच को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये चाहिए कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा फ्यूजल की लेंथ छोटी हो ना, इंट्रा फ्यूजल की लेंथ भी छोटी होती जाए, ताकि जब उन पे स्ट्रेच पड़े तो इनको भी महसूस हो। समझ आ रही है बात की? तो इसलिए अल्फा और गामा 2 अल्लाह पाक ने रखे कि दोनों जाके वो उनको इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करवाए। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों ने ना जो पढ़ा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट बस। चलें, हमारे पास आ गया, जब ना मसल में टेंशन इतनी हो कि वो रप्चर होने वाला हो, तो कौन रिलैक्स करवाता है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, गोल्जी टेंडन बॉडीज भी कहते हैं। मसल स्पिंडल से इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, उनमें से कौन लेके जाता है? 1 अल्फा। और गोल्जी टेंडन से ऑर्गन से कौन लेके जाता है? 1 बीटा। ये क्या करवाते हैं? ये कंट्रैक्ट करवाएंगे, और ये क्या करवाएंगे? ये उनको रिलैक्स करवाएंगे, मसल मसल को टेयरिंग से बचाएंगे। जब एक्सेसिव स्ट्रेच होगा तो ये जीटीओ एक्टिव होगा, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। 1 बीटा फाइबर्स किन्हें इनर्वेट करते हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स को। अंडर टेंशन, टेयरिंग, ओवर स्ट्रेचिंग से कौन बचाते हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन। क्लास्प नाइफ रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन। अच्छा, अब ये होता है, ये जब अपर मोटर न्यूरॉन हो जाती है ना, आपको पता है कि नीचे वाले जो वहां उसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है लाइक, सही है। अब अगर मैं किसी बंदा है, उसके अपर मोटर न्यूरॉन लियन है और उसमें स्पास्टिसिटी है, मैं उसको ना लाइक वो ऐसे है और मैं उसको ओपन करना चाहूंगा, अब चूंकि वो स्पास्टिक है, हाइप, तो वो हाइपरटोनिक है, तो वो नहीं करेगा ओपन। लाइक मैं स्ट्रेच बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं खींचते जा रहा हूँ, खींचते जा रहा हूँ, एक टाइम आएगा कि जब टेंडन टेयर होने वाला होगा, ऐसे में मसल टेयर होने वाला होगा, ऐसे में गोल्जी टेंडन एक्टिव होगा और वो रिलैक्स करवा देगा। तो लाइक क्लास्प नाइफ रिजिडिटी रिफ्लेक्स जो होगा ना, उसमें गोल्जी टेंडन्स की वजह से वो जो रिलैक्स अचानक से आता है मसल में, वो इसकी वजह से आता है। अच्छा, एनालिसिस ऑफ क्लास नाइफ रिफ्लेक्स में
ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक कैट है, उसको हमने डिसेरिब्रेट कर दिया मिड कोलिकुलर लेवल, मतलब मिड ब्रेन के लेवल पे ना उसको सर उड़ा दिया उसका, तो उसके ना जो एक्सैजरेटेड स्ट्रेच, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा, हाइपरटोनिया हो जाएगा, टेंडन जर्क रिफ्लेक्स है वो एक्सैजरेटेड हो जाएगा। सिंपल है। एक यंग मैन है, वो इतना वेट उठाता है और उसके बाद ना 5 सेकंड के बाद वो लाइक गिव अप कर देता है और उसके ना वेट गिर जाता है उसके हाथों से। सही है, तो ये क्यों सडन मसल रिलैक्सेशन क्यों हुई? गोल्जी टेंडन ऑर्गन की वजह से। सेम सिनेरियो, वही बात। रिफ्लेक्स आर्क इज अनएक्टिव। जितनी भी रिफ्लेक्स आर्क है ना, रिफ्लेक्स आर्क आपको पता है, मैं जस्ट बताऊं कि लाइक उसमें ये होता है कि स्पाइनल ब्रेन से नहीं बात पूछी जाती, खुद ही डिसीजन ले लिया जाता है, बाद में ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। कोई स्टिमुलस आया, गर्म चीज थी, मैंने खुद ही और बाद में किया, अच्छा यार ये तो लाइक, तो ये जो किया ये मैंने सोच के नहीं किया, ये हो गया, फिर सोचा मैंने बाद में, अच्छा ये हो गया। तो लाइक जो रिफ्लेक्स जो अपने आप हो जाता है ना, वो रिफ्लेक्स आर्क होती है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ही होकर इंफॉर्मेशन मोटर आ जाती है, तो इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, हम सबको पता है। अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, आप जितनी भी रिफ्लेक्स आर्क देख लो, और इसमें रिफ्लेक्स का आर्क का मकसद ये होता है कि एक बंदे को ना नॉर्मल के अंदर रखना, जैसी कोई चीज नॉर्मल से बाहर जा रही है उसको खींच के वापस ले आना। आप वेट बढ़ा रहे थे, आपने स्ट्रेच बढ़ाया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी वही है, नेगेटिव फीडबैक है। और आप स्ट्रेच लेंथ बढ़ाते जा रहे थे, जब बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो गोल्जी टेंडन की वजह से जो रिलैक्स हुआ वो भी नेगेटिव फीडबैक है। आपको जो होता है अपने पास विथड्रॉल रिफ्लेक्स या फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें भी यही होता है कि लाइक गर्म चीज लगी, मैंने टच की, जैसी टच हुई मैं तो एक्सटेंड कर रहा था अपने हाथ को कोई चीज पकड़ने के लिए, जैसी लगा मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, उससे जितनी भी सारी नेगेटिव फीडबैक होती है। इनवर्स स्ट्रेच, जो ये गोल्जी टेंडन वाला जो होता है उसको इनवर्स स्ट्रेच कहते हैं। टू मच टेंशन ऑन मसल टेंडन, कौन? गोल्जी टेंडन ऑर्गन आ गया। रिसेप्टर्स जो कि मसल को टेयरिंग से बचाते हैं, गोल्जी टेंडन होते हैं। मसल वन बीटा नर्व फाइबर से रिलैक्स करवाते हैं मसल को ड्यूरिंग वॉलंटरी मूवमेंट। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स इन फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, क्या बताते हैं, मतलब यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी आती है ना, तो टेंशन डेवलप इन टेंशन के बारे में बताते हैं, ये टेंशन के बारे में बताते हैं, ये स्ट्रेच के बारे में बताते हैं, ये लेंथ के बारे में बताते हैं। जब टेंशन स्ट्रेच या लेंथ हद से ज्यादा चली जाए तो ये रिलैक्स करवाते हैं। गोल्जी टेंडन ऑर्गन किस में टेंशन डिटेक्ट करते हैं? एगोनिस्ट में। एगोनिस्ट आपको पता है वो जो वर्किंग मसल होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं। एंटेगोनिस्ट, लाइक मैं डंबल उठा रहा हूँ तो मेरा बाइसेप एगोनिस्ट है और ट्राइसेप एंटेगोनिस्ट है, तो ये एगोनिस्ट में स्ट्रेच चेक करेगा और उसी को रिलैक्स करवाएगा ना, तो सिंपल बात है। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स मसल फ्रॉम टेयरिंग गोल्जी टेंडन ऑर्गन, टेंडन स्ट्रक विद हैमर, तो एक्साइट न्यूक्लियर बैग एट द एंड ऑफ मसल स्पिंडल। यहाँ ये बात आ गई, इंट्राफ्यूजल फाइबर की टाइप है, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की, और न्यूक्लियर बैग, और ये सडन डायनेमिक जो स्ट्रेच होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। पेटेलरी रिफ्लेक्स है, उसमें मसल स्पिंडल, रिसेप्टर्स इन मसल्स विच प्रिवेंट लेंथ, रिसेप्टर इन मसल्स, अच्छा, रिसेप्टर इन मसल्स विच प्रिवेंट देयर लेंथ टू गो बियॉन्ड लिमिट्स आर, ये मसल स्पिंडल्स नहीं बनता वैसे, ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन बनते हैं। मसल स्पिंडल प्राइमरली विल डिटेक्ट मसल लेंथ चेंज, सही है, ये मसल लेंथ चेंज को डिटेक्ट करेंगे। रिस्पॉन्स टू सीएनएस अबाउट मसल स्ट्रेच टू डिटेक्ट चेंजेस इन मसल स्पिंडल, मतलब मसल स्ट्रेच को करेंगे। पेशेंट को सीवीए हो गया, अच्छा इसकी मुझे समझ नहीं आएगी, आपने देखना है, ये कहते हैं पेशेंट का उसको सीवीए हो गया, ठीक है, उसके बाद है ना उसको मसल पावर जीरो होगी, ऐसा हो जाता है वैसे तो। अपर मोटर न्यूरॉन लेयर में ना नीचे स्पास्टिसिटी आती है, हाइपरटोनिया आता है, फ्लैसिडिटी नहीं आती, लेकिन ये बता रहा है कि उसमें फ्लैसिडिटी आ गई, जीरो मसल पावर होगी। ये अर्ली स्टेजेस में हो सकता है, लाइक एक तरह से झटका लगा है तो उसमें लाइक बॉडी को समझ नहीं क्या करना है, तो बाद में फिर उसमें ऐसे ऐसे स्पास्टिसिटी आ जाती है। तो अब वो कह रहे हैं कि लाइक उसमें जीरो मसल पावर थी, तो उसमें ना सेंसरी रिसेप्टर्स आर नॉट फंक्शनिंग गोल्जी टेंडन्स। तो ऐसा नहीं है कि गोल्जी टेंडन्स काम नहीं करे, मसला है कि मसल्स काम नहीं करे। गोल्जी टेंडन रिसेप्टर्स तो ठीक है, तो डिटेक्ट भी कर रहे हैं, ये सिग्नल्स भी भेज रहे होंगे मे बी, लेकिन अब जो वापस आना था स्पाइनल कॉर्ड से होके जो मसल्स को कंटेक्ट करना था वो मसला है ना, तो लाइक मे बी अदर ऑप्शंस में और चीज़ हो, तो इसलिए सेम सिनेरियो याद करें, रट्टा मार लें, और अगर कंसेप्ट है तो मुझे समझा दें। फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स में न्यूक्लियर बैग, सही है।
फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्सर रिफ्लेक्स विथड्रॉल रिफ्लेक्स को कहते हैं कि मतलब कोई चीज़ थी, कांटा लगा, आग लगी तो मैंने फ्लेक्स कर लिया ना, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स है। अच्छा, नॉक्शियस, ठीक है, नॉक्शियस स्टिमुलस होगा, लाइक पेन होगी मेनली। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में नॉक्शियस स्टिमुलस होगा। एक बॉय है वो बेयर फुट, उसको ना एक कोई चीज़ लगी, चुभी है, उसने पीछे फ्लेक्सर विथड्रॉल रिफ्लेक्स कर ली है। तो हाँ, ये भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि कौन सी तरह के रिसेप्टर्स थे, फ्री नर्व एंडिंग्स थी जो ये शार्प पेन को डिटेक्ट करती हैं। तो उसने वही पूछा हुआ है। इस फिलहाल के लिए रट्टा मार लें, वैसे मारना बाद में भी रट्टा ही पड़ेगा। टेंडन स्टक विद हैमर, तो एक्साइट न्यूक्लियर बैग एट द मसल स्पिंडल, ठीक है। मसल शॉर्टनिंग इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, मसल शॉर्टनिंग ये करती है कौन? फ्लेक्सर्स की होती है वैसे तो, और ये मसल स्पिंडल करवाते हैं। यंग मेडिकल स्टूडेंट, 3 बुक्स उठाई हुई थी, चौथी रखी, गिर गया, क्या हुआ? इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स करवाते हैं। जब वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब अल्फा और गामा दोनों दोनों ही करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं। वजह बताइए आपको, ताकि सेंसिटाइज रहें गामा जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी हैं, वही बातें हैं। ये आ गया थोड़ा सा। अब इसमें ना, इसमें भी इजी है लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। फिलहाल बस आप रट्टा मार लें ये कि टेबियस डोर्सालिस में ना, टेबियस डोर्सालिस क्या है कि जो सिफिलिस है ना, न्यूरोसिफिलिस जो होता है, लाइक जिसमें ब्रेन इफेक्ट हो जाता है, उसकी अगर अनट्रीटेड सिफिलिस हो, लेट स्टेजेस हो ना, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होती है, उसकी जो डोर्सल कॉलम होते हैं वहाँ, डोर्सल रूट्स होते हैं सॉरी, वो डैमेज हो जाती है। तो इन शॉर्ट उसमें ना बस एटोनिक ब्लैडर हो जाता है, ये रट्टा मार लें। एटोनिक ब्लैडर सिंपल यही है कि उसकी टोन खत्म होगी और वो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो बस वो फील होता जाएगा, और फिर जब ओवरफ्लो हो, जब ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिन्यूस हो जाएगी, मतलब ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो पेशाब निकल जाएगा। तो ये एटोनिक ब्लैडर है, इसको फिलहाल रट्टा मार लें। आगे देखते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या है। किसी किस्म की भी नर्व इन्वॉल्व होगी, किसी लाइक अब जो ब्लैडर है ना, उसको सिंपैथेटिक सप्लाई भी जा रही है, उसको पैरासिम्पैथेटिक भी जा रही है, उसको सेंसरी भी जा रही है, उसको मोटर भी जा रही है। सेंसरी में आके बताती है कि ब्लैडर फुल हो गया है, मोटर उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। सिंपैथेटिक जो है, मोटर जो है वो स्फिंक्टर जो हमारे कंट्रोल में है ना, जो हम पेशाब रोकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में, वो मोटर चली गई। सिंपैथेटिक वही है कि जब जो इंटरनल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट करवाती है, मतलब सारा आपको आइडिया हो गई। और पैरासिम्पथेटिक वो है जो डिट्रोजर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। अम, तो इन शॉर्ट मतलब सारी सप्लाई जाती है। इनमें से किसी का भी डैमेज होगा ना तो उसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर ही कहेंगे, जो कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब वो उसमें स्पास्टिक भी हो सकता है, एटोनिक भी हो सकता है। स्पास्टिक ये है कि आपने उसकी लाइक सिंपैथेटिक काट दी, जब सिंपैथेटिक काट दी तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगी, पैरासिम्पैथेटिक तो कॉन्ट्रैक्ट करवाती है डिट्रोजर मसल को, तो वो स्पास्टिक रहेगा। तो उसमें ये होगा कि अंदर स्पेस कम हो जाएगी, ब्लैडर की वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार पेशाब करना पड़ेगा, तो ये हो गया स्पास्टिक। एटोनिक ब्लैडर ये है कि लाइक आपने उसकी पैरासिम्पैथेटिक काट दी तो उसकी टोन ही खत्म होगी, तो ऐसे रिलैक्स ढीला सा पड़ा हुआ है और उसको बस फील होता जा रहा है, उसको याद ही नहीं है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो ड्रिबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो बात निकल। अच्छा, लियन अबव सैक्रल सेगमेंट्स, तो उसमें सिंपैथेटिक डैमेज, सिंपैथेटिक सप्लाई सैक्रल सेगमेंट से ऊपर से आ रही होती है ना, लंबर रीजन से आ रही होती है, तो उसमें कौन सा होगा? उसमें होगा स्पास्टिक ब्लैडर होगा। आप बस यूं याद कर लें कि लाइक जब सैक्रल सेगमेंट जो है उससे ऊपर का मसला होगा, वहां से तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन होनी चाहिए, और अपर मोटर न्यूरॉन लियन होगी, सिंपैथेटिक जाएगा, जिसकी वजह से ना स्पास्टिसिटी हो जाएगी, हमें स्पास्टिक ब्लैडर हो जाएगा। हमें पता है कि जिस तरह मसल्स में टोन ज़्यादा हो जाती है सिंपैथेटिक कटने की वजह से ऊपर से अपर मोटर न्यूरॉन लियन में। इसी तरह अगर सैक्रल सेगमेंट डैमेज होगा, जहाँ से सप्लाई आ रही थी पैरासिम्पैथेटिक की, वहाँ उस पे या उससे बिलो डैमेज होगा, तो तब क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक जाएगी और ऑटोनोमस ब्लैडर हो जाएगा। असल में आपको इसलिए कह रहा था कि आप इसको रट्टा मार लें टेबियस डोर्सालिस वाले को। अब ऑटोनोमस ब्लैडर और एटोनिक ब्लैडर में ना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क है लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल सा ही है। ऑटोनोमस ब्लैडर ये होता है कि सैक्रल सेगमेंट्स ना सारी बिल्कुल ही ब्लैडर बिल्कुल ही उसकी सप्लाई कट गई। एटोनिक ब्लैडर में ये होता है कि इसमें ना लाइक कुछ सप्लाई बची है, कुछ कट गई, कुछ इस तरह की कंडीशन होती है। ऑटोनोमस ब्लैडर के बिल्कुल ही आपने सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सब कुछ आपने काट के ब्लैडर को अलग करके रख दिया। ये है ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक चलेगा अब ये।
अब इसमें क्या चलना, ऑटोमेटिकली फुली फ्लैसिड होगा, बढ़ता रहेगा। उस बंदे में ना आप देखोगे लाइक अच्छा खासा कोई 1000 ml तक, 800 1000 ml तक ब्लैडर फुल हुआ है। सही है, और जो है वो ड्रिबलिंग होती रहती है, ड्रिबलिंग होती रहती है। तो ये इस तरह का कंडीशन होती है। तो अगर सेगमेंट्स इसमें कब होगा, जब बिल्कुल ही आपके जो सैक्रल सेगमेंट्स है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, जितनी नर्व्स उसमें सारी सारी खत्म हो जाए। तो लाइक इस तरह की कंडीशन है। शायद थोड़ा ज़्यादा बता दिया, लेकिन ये अब आपको, अगर सैक्रल सेगमेंट्स को मसला होगा तो ऑटोनोमस ब्लैडर होगा, कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग होगी। अगर और पैरासिम्पथेटिक भी यहीं से आ रहे थे सैक्रल सेगमेंट से, तब भी ऑटोनोमस ब्लैडर होगा। पेशेंट को आरटी हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, अब वो लाइक मोस्ट प्रोबेबली वो कहना चाह रहा है कि अब ऊपर इंजरी हुई स्पाइनल कॉर्ड में ना, तो स्पास्टिक पैरालिसिस होगी उसमें ना, अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी अब सैक्रल स्पाइन से ऊपर होगी तो न्यूरोजेनिक भी कह सकते हो आप उसको, आप स्पास्टिक भी कह सकते हो, अच्छा आप न्यूरोजेनिक इसको भी कह सकते हो, आप न्यूरोजेनिक इसको भी कह सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये बनता होगा। यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन ड्यू टू, अच्छा ये है कि टीबीएस डोर्सालिस अगर आ जाए ना आपके पास, तब आपने एटोनिक ब्लैडर लगा देना, बात खत्म। मैं एक बात मजीद आपको बताता जाऊं, जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है ना, मोस्टली इसको स्पास्टिक कहा जाता है, स्पास्टिक ब्लैडर के साथ रिलेट किया जाता है जनरली, क्योंकि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो यही होती है स्पास्टिक ब्लैडर की, जब स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होता है। तो इसलिए मोस्टली न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ इसको रिलेट किया जाता है, अदरवाइज ये सारी इसमें आते हैं। यहाँ से हमारा शुरू हो गया आ, हाँ चलो देख लेते हैं, बल्कि अभी के लिए इतना ही करते हैं।